Welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran, celebrating the golden generation. This is a conversation with Mrs. Prabha Mathur, a grandmother who published a book, Spandan or Anubhutiyan. Mrs. Prabha Mathur has an MA, B.Ed, Sangeet Prabhakar to her credit. She's an author and she's my mother. So I'm so privileged to have her here on Ek Samvad today. A word about Arunim Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all through self-development. At Arunim Ankuran, we believe each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can have an impact, and that's what inspires us every day. A grandmother hands down stories, traditions, and a beautiful legacy of love. A grandmother is a blessing. She's someone who shares good advice, tells great stories, and gives the warmest hugs. And we have a very special grandmother today who published her first book after she became a grandmother. The name of the book, like I said, is Spandan or Anubhutiyan, and our guest is Mrs. Prabha Mathur. Welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran. Thank you, Ma, for being here. Thank you for calling me for this Samvad. It's a blessing to have you here. तो आज हम आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो ये बुक है स्पंदन और अनुभूतियां, ऑब्वियसली वो एक दिन में नहीं लिखी, तो उसकी जर्नी बताइए कि कब आपने लिखना शुरू किया और कैसे उसका संकलन हुआ और किस तरीके से पब्लिश हुई। लिखने की तो मेरी प्रवृत्ति रही है काफी शुरू से ही समझ, लेकिन बाद में जब मैं थोड़ा फ्री हो गई एक तरह से कॉलेज की पढ़ाई से, तो मैंने खाली समय में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। लिखने के लिए किसी के भी पास एक होता है कि कुछ यथार्थ अनुभूतियां होती हैं, कुछ एक्सपीरियंस अनुभव होते हैं जो उनके ऊपर हम किस तरह से उसको प्रकट कर सकते हैं। ये एक लेखक की एक विशेषताई होती है एक तरह से, क्योंकि वही चीज सब देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उसी से कोई उससे प्रभावित होता है, उसको फिर उसमें कुछ अच्छी प्रवृत्ति लिखने की, कवि होता है तो कविता लिखने की, आर्टिस्ट होता है उसको पेंट करने की, बनाने की अनुभूति जागती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि यथार्थ तो मेरे पास बहुत रहा और जो बहुत जगह मैंने देखी है। हमारे पिताजी की ट्रांसफर वैली सर्विस थी यूपी में, हमने उसके साथ बहुत भ्रमण किया है। उसके बाद मैं अपने पति के साथ डॉक्टर कृष्ण मोहन माथुर, उनके साथ सीआरपी में होने की वजह से करीब करीब पूरे देश के सभी प्रांतों का भ्रमण किया, उनको देखा। और उसके बाद बच्चों के साथ भी काफी जगह मुझे नई नई देखने को मिली। इस तरह से मेरे पास अनुभूतियां तो काफी रही, बहुत सारे मौके आए मुझे लिखने के लिए। तो उससे ही मैंने जो कभी कभी जो विचार मन में आए उनको मैंने लिखती रही। तो मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। जो वही बच्चे जिनको हम पहले पढ़ाते हैं करते हैं, वही मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत बने। मेरे बच्चे कहते थे शिखा, प्रज्ञा और शुभांग कि आप रोज लिखा करिए कुछ ना कुछ। ऐसे करते करते मुझे मेरे इसको अच्छी वो मिली, प्रेरणा मिली एक तरह से। तो मैं जब भी मौका मिलता था लिखती थी कुछ। मेरी बड़ी बेटी शिखा, उसकी बुक, उसने एक बुक लगी थी नारी सशक्तिकरण पर। वो उसका वो होना था उद्घाटन एक तरह से, जहाँ दिल्ली में एक पुस्तक मेला होता है, उसमें ही उसका आयोजन किया गया था। तो जो उसके प्रकाशक थे वो भी आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने हमारे हस्बैंड की भी बहुत सारी जो उन्होंने लिखा उसकी बुक सारी उन्होंने ही प्रकाशित की थी। कि इस तरह से वो हमारे एक तरह से पारिवारिक
प्रकाशक बन गए थे और एक मित्र भी थे। तो जब उस समय उसकी पुस्तक के विमोचन के लिए वो भी आए थे तो उनसे मैंने ऐसे कहा कि आप मेरी भी बुक छाप देंगी क्या? तो बड़े प्रसन्न हो गए, मुझे बोले हाँ हाँ, आपके पास जो भी है, जो भी लिखा हुआ आपका मटेरियल आप मुझे दे दीजिए, मैं छाप दूंगा। तो उससे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। इस तरह से जो जो मेरे पास मटेरियल था, जो कहानी जो मैंने लिखा, जो आप पुस्तक में पढ़ भी सकते हैं जिसके पास है, तो वो सब उनको दे दिया। उन्होंने ये बुक का उन्होंने स्वरूप प्रदान किया, जो बन गई हमारी स्पंदन और अनुभूतियां नाम से प्रकाशित हो गई इस तरह से। ये बहुत अच्छा एक अनुभव रहा, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा बहुत सी चीजें ऐसे अपने आप ही हो जाती है, सोचा नहीं था कि मेरी बुक कभी छपेगी, लेकिन छप गई। इसमें कितने लोगों का सहयोग रहा, तब छपी। तो इसमें जो अलग-अलग टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपने लिखा है, तो जो आपकी जो फेवरेट फेवरेट तो कहना शायद सही नहीं होगा, लेकिन कुछ-कुछ उसमें जो हैं जैसे कि काल चक्र, शगुन का एक, तो ऐसे आप 4-5 जो आपकी जो पसंदीदा है फॉर एग्जांपल, उनके बारे में बताइए, क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक ट्रिगर जैसा होता है, सब समथिंग ट्रिगर्स हाँ, दैट। ये तो है ही है, इसके बिना कोई लिख नहीं सकता। हम लोग जगह जगह रहे, बहुत जगह। तो हैदराबाद सीआरपी में थे हमारे हस्बैंड, तो उसकी वजह से हमने बहुत जगह देखी। और सीआरपी का ग्रुप सेंटर में ऐसा होता है, सभी परिवार एक उसमें रहते हैं। तो उसमें कोई कोई हरियाणा का, कोई पंजाब का, कोई यूपी का, कोई इस तरह से करीब करीब पूरे प्रांत का, एक पूरे देश का एक तरह से वो सब हो जाता है। रहने की जगह सब लोग रहते हैं, मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। तो उसमें होली का त्योहार था, तो होली पे हमारे घर में सब लोग आते थे होली खेलने के लिए। तो पहले तो वो हमारे हस्बैंड जाते थे मंदिर में सबके साथ होली खेलते थे। तो वो जाके फिर घर वापस आ गए। तब उसके बाद सब लेडीज मिलके, ग्रुप सेंटर की सब लेडीज मिलके हमारे घर आई। तो एक नाम मैं भूल रही हूँ, तो वो एक लेडी थी हरियाणा की। तो वो आई और बैठी कुर्सी पे, और उन्होंने अपने नीचे जैसे छुपा लिया। मैंने कहा पता नहीं क्या है, रंग वंग कुछ होगा। खैर होली खेले, खाना पीना हुआ बाहर, सब भूजे पापड़ी ये सब सबको खिलाए गए, और सब बड़े खुश हुए, रंग वंग डाला, सब किया। उसके बाद सब जाने लगे। तो एक जो मिसेज यादव थी, वो बोली कि एक शगुन का तो लगा ही दूंगा। उन्होंने एक कोड़ा निकाला, भीगा हुआ कूड़ा, रंग से भरा हुआ, और मार दिया मेरे। और देखा, अरे वाह भैया, ये तो बड़ी नई की अच्छी परंपरा है। तो एक और मेरे साथ एक और लेडी थी, वो कहने लगी कि हाँ, मैं इनको देख रही थी घर से जब मंदिर जा रहे थे माथुर साहब, तो इन्होंने उनको बहुत सारे कोड़े मारे। वो परेशान हो गए कि मतलब ये मिसिज, उन्हें भी समझ में नहीं आया कि आखिर इस लेडी को क्या हो गया, कि क्यों मेरे मार रही है, मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो इस तरह की बहुत सारी परंपराएं जो हमारी मनोरंजन भी करती थी, और सारे देशों की अलग अलग परंपराएं में देखने को मिलती थी, सुनने को मिलते थे, गाने वाने सब तरह से। तो इस तरह से बहुत मेरा विविधतापूर्ण रहा मेरा जीवन, जगह जगह देख के वहाँ के रीति रिवाज, भाषा, और बहुत कुछ देखने को मिला। ये एक बहुत अच्छा अनुभव है, तो इससे मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। उन्हीं को मैंने जहाँ जहाँ जो कुछ नया देखा, उनसे भी कुछ ग्रहण करके मैंने लिख लिया। इस तरह से ये पुस्तक मेरी तैयार हुई है। और एक है काल चक्र के बारे में बताइए, उसके लिए कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला? समय का पहिया है, तो ये तो एक सर्वमान्य बात है। इसमें काल चक्र भी एक ऐसी घटना है जिसको कि मतलब एक ही दिन में आपके साथ तरह तरह की चीजें हो सकती हैं। तो हम लोग तब अजमेर में रहते थे। अजमेर में एक सीआरपी के रिटायर्ड लोगों की एक बस वो बन गई थी, कॉलोनी टाइप से। तो हम लोग उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, तो हमने वही सुबह
खिचड़ी दान, खिचड़ी खान, खिचड़ी पान और तिल का दान, ये सब बड़ी सारी चीजें उस दिन के लिए हम लोग मनाते हैं वैसे। तो वो सब मैंने सुबह जल्दी से स्नान विस्नान करके ये सब कर दिया। और हमारी बेटी बड़ी वाली शिखा भी तब अजमेर में ही रहती थी उसके हस्बैंड के साथ, दोनों जने वहीं पोस्टेड थे तो इसलिए वहीं रहते थे। तो मैंने उनको मतलब बुला लिया कि आज का भोजन हमारे साथ ही करना, तो खिचड़ी विचड़ी बनाएंगे और उसके साथ नेचुरली कुछ ना कुछ और चीजें बनी जाती है फिर। तो वो सब करके मैं तैयारी कर ही रही थी कि तभी ये दो जवान आए सीआरपी के, उन्होंने दस्तक दी, कहने लगे कि मिश्र का ध्यान दूंगा, शी इज नो मोर। बहुत हमें लगा, बहुत ही अच्छी महिला थी वो, इतनी इतनी स्नेहमयी थी और बहुत ही बातें करती थी और खुश मिजाज, सबका बड़ा ध्यान रखती थी। तो बहुत ही एक धक्का सा लगा कि ये क्या हो गया, मकर संक्रांति है। तो फिर हम लोग फौरन ही अपना सब छोड़ के वहां उनके घर चले गए। तो देखा कि भीड़ लगी हुई थी उनके बाहर, पुरुष वर्ग था, अंदर महिलाएं थी, सब नेचुरली सभी दुखी थे। तो बहुत बुरा लगा हमें। पहले तो सब लोग वो थे बहुत चीजें, सब देख के मुझे ऐसा लगा आश्चर्य कि वही महिला जैसे बेचारी एक छोटे से कंबल में नीचे लेटी हुई है और कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर रही। बहुत अफसोस हुआ। सभी सब उनको ले गए, धीरे धीरे सब कर वही जो उसको उनको ले गए, उनकी शव यात्रा शुरू हो गई। और महिलाएं बैठी हुई थी, महिलाएं तो नहीं जाती उसमें, तो महिलाएं बैठी थी। अब वो धीरे धीरे से सबका जो बातचीत का विषय था उसमें जो परिवर्तन मैंने देखा है, किसी का कुछ, अरे उसकी बहू तो वहां चली गई, उसका बेटा तो ये कर रहा है, कुछ नहीं करता, बेकार है, अब वो सब उन्हीं के ऊपर उनका उसका भार है, ऐसे कर करके वो बातों का जो क्रम बदला है उसे देख के मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लगा कि क्या देखिए दुनिया कैसी है, संसार कैसा है कि जरा सी देर में कुछ भी हो जाता है। मनुष्य के स्वभाव ही अलग हो जाता है। जो सबने उनको उनको भूल गए, उनको लेके चले गए थे सब लोग, जेंट्स लोग, और हम लोग लेडीज बैठी थी। लेडीज ने फिर अपनी वही जो होती है वही शुरू कर दी कि ये बड़ी बहू तो बड़ी ऐसी है, अपने चली गई, बच्चों को लेके घर चली गई है, आती नहीं है, अभी भी नहीं आई है। छोटी बहुत अच्छी है, बड़ा ख्याल रखती है, और उसकी ऐसी सबकी बहू मिलनी चाहिए। और ये सब बातें जो संसारिक बातें शुरू हो गई। तो उसी से मुझे ये कहानी लिखने की प्रेरणा मिली कि कालचक्र क्या है। देखो जरा सी देर में क्या से क्या हो जाता है। कहाँ मकर संक्रांति की वो सब बनाने के लिए हमने बुलाया था अपनी शिखा को, और कहाँ ये हो गया। फिर तो शिखा का ही फोन आ गया कि अब आप हमारे घर ही आके भोजन करिएगा। तो इसका यही विषय रहा इस कहानी का। कहानी लिखने की मुझे इसी से प्रेरणा ही मिल गई, मैंने लिख दी बैठ के। और कौन सी ऐसी अ, रचना है जिसको आप शेयर करना चाहेंगी सुनने वाले? ऐसे पहले तो रेल यात्रा ही ज्यादा करते थे हम लोग। तो हम लोग एक शादी में जाने के लिए हमें भोपाल जाना था। तो काफी देर पहले हम लोग स्टेशन पहुंच गए कि भागा दौड़ी ना हो करनी पड़े। तो बैठ गए। अब वहाँ एक बेंच पड़ी थी स्टेशनों पर। बहुत पुरानी बात है क्योंकि अब हमने काफी वर्षों पहले ही सीखा था। तो एक बेंच तो खाली पड़ी थी जिसपे हम लोग बैठ जाते ट्रेन आने तक। लेकिन वहां पर एक बहुत बेचारी गरीब वो बैठी हुई कुछ खा रही थी। अब वो बेंच के बिल्कुल सामने बैठी थी और हमें देख के हम खड़े रहे वहां। उसे थोड़ा सा ऐसे इशारे से कहा भी कि हट जाओ उधर, हम बैठ जाएंगे। वो ना तो बैठी हिली वहां से और कुछ उसको कुछ असर ही नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे अब हम लोग खड़े रहे कि चलो ठीक है। बल्कि उसने हमारे से पानी मांगा, हमारे पास पानी था तो पानी मांगा, हमने उसको पानी भी दे दिया। लेकिन वो अपना वैसी की वैसी बैठ के खाती रही और कुछ नहीं हुआ उसको। फिर तभी एक मारवाड़ी दंपत्ति आए वहां पे, जरा डांट के कहा चल परे तब बैठ जाओ, खाना खा हमें बैठना है इस पर। तो उसको कुछ नहीं हुआ, फिर भी नहीं बैठे, हटी वहां से। फिर
सर हम लोग खड़े रहे, बेंच तो खाली पड़ी रही है, वो बैठी वहां पे खाती रही। उतने में एक पंजाबी महिला, बड़ी रॉब डॉब वाली, खूब जेवर पहने, सजी धजी सी आई, रॉब से मुझसे बोली, हट उधर से, हमें बैठना है, हट जा उधर से, बैठेंगे हम, तू हट यहाँ से। ऐसे करती रही, बार बार उसको बहुत डांटा भी और हर तरह से उससे कहा, लेकिन वो तो टस से बस नहीं हुई, उसकी जैसे कि वैसे बैठी करी खाती रही अपनी। अब ट्रेन के आने का भी समय हो गया, फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन भी आ गई, इधर हम लोग सब ट्रेन में बैठ गए, लेकिन वो वही वैसी की वैसी बैठी रही। बाद में हमने ट्रेन में बैठने के बाद भी हमने खिड़की से झाँक के देखा कि देखे तक क्या हुआ, कुछ आती कि नहीं वहां से, तो वो वैसी बैठी रही, बैठी थी महिला, बेंच खाली पड़ी थी। तो ये देखा हमने कि वो किसी महिला थी, लेकिन उसकी शक्ति देख के मुझे लगा कि देखो, या देवी सर्वभूतेषु, जरा सी उसमें भी इतनी शक्ति थी कि वो ना किसी को अपने उससे हटा नहीं सकी। हम लोग इतना कोशिश करते रहे, तो ये भी एक तरह से भगवान सर्वशक्तिमान की वो है लीला ही, मैं तो मानती हूँ कि देखो वो उसको किसी को नहीं हटा पाई अपनी जगह से। तो ये एक इस तरह का, इसी से मुझे कहानी लिखने की भी प्रेरणा हुई है। मुझे लगा कि देखो कोई भी ऐसा हो सकता है, बल्कि वैसे वो कमजोर सी दिख रही थी, लेकिन उसकी ताकत जो थी असली, वो किसी को उसको अपनी जगह से हटा नहीं पाई उसको। यही एक इस कहानी का वो प्रेरणा है। महिला सशक्तिकरण के बारे में भी आपने बहुत कुछ लिखा है, तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपके जीवन में उसका क्या रोल रहा? और बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि हर जनरेशन में कुछ लोग होते हैं जो चेंज एजेंट्स होते हैं, एक तरह से कि वो दे कैन थिंक अहेड ऑफ देयर टाइम्स। आपका जो एक महिला सशक्तिकरण के बारे में जो सोच है उसके बारे में बताइए, एंड आपने जो लिखा है। ये तो हमारे देश में तो शायद ज्यादा ही है, पुरुषों की प्रधानता, पुरुष प्रधान वर्ग माना जाता ही रहा है, और नारियों को हमेशा दबा के रखा गया है, स्त्रियों को जो वो कहते हैं वही करेंगी, बाहर नहीं जाना तो बाहर नहीं जाएंगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और लेडीज को भी ये इस तरह का एक, उनका भी ऐसा ही स्वभाव बन गया कि उनकी नियति यही है, पुरुषों के कहने से चलना है, जो भी घर के छोटे बड़े निर्णय लेने बड़े पुरुष ही लेंगे। और तो ये चीज अच्छी नहीं लगती है वैसे। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जो हमारे देश में बहुत सालों से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो ये और लेकिन आधुनिक आजकल महिलाओं के सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जा रहा है, पहले जैसा नहीं रहा है। पहले वैसे भी पहले भी कहा जाता तो ये रहा है कि यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये ऐसी बातें कही तो गई हैं, लेकिन वास्तव में व्यवहार में पुरुष वर्ग की प्रधानता मानी जाती रही है। जो वो कहेंगे वही होगा, जो निर्णय लेंगे वही होगा, जैसा नारी को वो आदेश देंगे उसका पालन करेगी। बहुत से घरों में और हर जगह, ऑफिस वगैरह में भी नारियों को थोड़ा सा प्रताड़ित ही कह सकते हैं, प्रताड़ित किया जाता है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन होती है। और बहुत सारी जो लेडीज हैं आजकल इतने इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, इतने उन्नत पदों पर हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, पुरुषों से आगे बढ़ के निर्णय लेने की क्षमता उनमें है और सब कुछ है। लेकिन फिर भी पुरुष उन्हें घर में ही रह के, घर में भी तो कोई कम काम नहीं होते हैं, कितने लेडीज के सुबह से जो लगती हैं शाम तक उनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। गृहस्थी के काम बहुत बड़े होते हैं, सुबह से लेके उसको गिनाने की भी क्या है कि सुबह से उठ के बच्चों को तैयार करना, पहले खुद होना, फिर बच्चों को तैयार करना, टिफिन देना, फिर हस्बैंड के लिए देना, फिर घर का काम, घर में अगर माता पिता हैं तो उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना। इस तरह से सैकड़ों काम होते हैं घर में करने के लिए, लेकिन फिर भी उनसे कई बार कह दिया जाता है तुम घर में क्या करती हो दिन, सारे दिन पड़े पड़े क्या करती हो सारे दिन, ऐसी ऐसी उनको बातें सुननी पड़ती है। तो ये अच्छी बात है, समानता का व्यवहार होना चाहिए। जो काम जो भी करती है लेडीज घर में, उनके बिना चल नहीं सकता घर, सच्चाई देखी जाए तो लेडीज ही लेडीज को प्रताड़ित करती है। सास सास और बहू का तो एक तरह का वो
उसको मानना ही जाता है कि सास बहू को वो करती है, नंदे करती है। इस तरह से घर में पारिवारिक जीवन में भी खुद नारी नारी को प्रताड़ित करती है। ये स्थिति बहुत दयनीय है, दुखदाई है एक तरह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। घरों में ये बात सबको समझनी चाहिए, बड़ों को, खासतौर से बड़ों को, लेडीज के लिए, पुरुषों को खासतौर से, क्योंकि उन्हें इस बात में अपने आप अनुभव करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। क्यों नहीं देखते हैं? ये चीज अच्छी नहीं है। इसको बदलना से ही समाज में एक परिवर्तन आएगा जो कि ज्यादा अच्छा होगा। उससे समाज में सामंजस्य बढ़ेगा, मिलजुल के सब रहेंगे, लेडीज भी खुश, सब खुश रहेंगे, तभी अच्छा लगता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग्भवेत्। ये एक जो श्लोक है, ये मुझे बहुत पसंद है। सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुषों को वो करे, किसी तरह से भी इंसल्ट करे या उनका ध्यान ना रखें, ये भी नहीं होना चाहिए। तो यही सब मैंने इसमें इस वाले अध्याय में लिखा है। महिला सशक्तिकरण, कुछ मूलभूत प्रश्न के लिए कानून बनाने चाहिए। जो जो महिलाओं के साथ जाती होती है उसके लिए कानून बनने चाहिए। उनको जो करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इस और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ये सब जो शिकायतें हैं, घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत ही जरूरी। मतलब इसका तो कोई समझ में ही नहीं आता, कोई मतलब कहीं भी जस्टिफाई नहीं है ये बात कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाए, जबकि उनकी वजह से ही घर चलता है, सारा काम करती हैं और सबका ध्यान रखती हैं। माता पिता, बड़े लोग, बुजुर्गों का ध्यान भी वही रखती हैं घर में। पति तो जेंट्स, अब तो खैर बहुत लेडीज बाहर काम करने लगी हैं, ज्यादा करने लगी, ये अच्छी बात है। लेकिन पहले तो वो पुरुष तो काम के लिए चले गए, लेडीज सारा घर में सबका, बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों लोगों का, सबका ध्यान रखते हैं, उन्हीं का काम। तो इसलिए उनको अपना समान अधिकार भी मिलने चाहिए। उनको निजी दृष्टि से देखना बहुत ही गलत बात है। ये तो एक विषय है जो आपने काफी इसके बारे में लिखा है। और क्या है जिसके बारे में आप शेयर करना चाहेंगी? एक इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल लगा मुझे, समय होत बलवान। उसका इंस्पिरेशन कैसे आया और उसमें क्या आपने लिखा है? हाँ, ये तो वैसे तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जीवन की कि समय होत बलवान, मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान। लेकिन इसका एक अनुभव हमारा खुद का हुआ है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये वाला लिखा है। हम लोग माउंट आबू में रहते थे पहले। माउंट आबू में एकेडमी है सीआरपी की, तो उसमें ये डायरेक्टर थे। तो और बड़ा सा हमारा घर था और एकेडमी जाते थे, वो तो कार में जाते थे, लोग सैल्यूट करते थे। ये गेट में घुसते ही लोग सैल्यूट करते थे, सर आ गए। तो अच्छा लगता था, प्रॉपर सम्मान मिलता था। तो वो अपने को कभी भी उन्होंने अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये उनके कहने का एक सिद्धांत था उनका जीवन का। तो इस तरह से उन्होंने कभी इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन ठीक है, खैर वो चले जाते थे, आते थे, हम लोग वहां रहे काफी दिन। उसके बाद माउंट आबू में हमारा एक आध्यात्मिक इंटरेस्ट भी बहुत रहा। वहाँ एक संत सरोवर मंदिर था, सोमनाथ मंदिर महादेव जी का। वहाँ पर हमारे स्वामी ईश्वरानंद जी गुरु जी थे, उनको हमने गुरु माना और बहुत ही उनसे हमने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रही हमारे जीवन में। अभी तक हम उनको याद करते, अभी अब है नहीं हुई है, लेकिन उनके सिद्धांत और उनकी बातें हम अभी तक याद कर लेते हैं। हम लोग रिटायर होने के बाद वहां से तो आ गए थे, अजमेर में रहते थे, लेकिन हर गुरु पूर्णिमा पे और शिवरात्रि पे हम लोग वहां जाए। और वहीं से हर एक उसके वहां जो जो उत्सव होता था उसमें हम लोग सम्मिलित होते थे, गाड़ी में जाते थे और वही ठहरते। लेकिन हम लोग वही सीआरपी का एक गेस्ट हाउस जो था उसमें ही रुकते थे। तो वहां से जाते समय
एक दिन हम लोग उधर से जीप पे जा रहे थे, उसी में जा रहे थे, लेकिन तब ये आईजी नहीं थे, ना डायरेक्टर थे वहाँ के। तो हम लोग मंदिर जाने के लिए उधर से निकले, और उधर से आईजी साहब की गाड़ी, जो प्रेजेंट आईजी थे, उनकी गाड़ी आ रही थी। तो उसने झट से रोक दिया, द्वारपाल जो था वहां पे, उसने रोक दिया। देख नहीं रहे हो साहब की गाड़ी जा रही है, कैसे आए यहाँ से निकल रहे हो तुम, रुक जाओ। तो ये एक जो घटना हुई मेरे साथ, तो वही हमें लगा कि देखो, एक समय था जब हम लोग यहाँ से निकलते थे, तब ये हमारे हस्बैंड निकलते थे तो उनको सैल्यूट मिलता था, और आज वो उसी गाड़ी को उसने ऐसे रोक दिया कि आप मत जाओ, यहाँ से जाओ भी मत, इस तरह से मत निकलो। डायरेक्टर साहब खुद जा रहे हैं। तो इसी से प्रेरित होकर मैंने लिखा है कि समय और बलवान, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसको कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि एक ही मनुष्य के साथ, हमारे ही साथ, किसी के भी साथ कभी अच्छा होता है, कभी बुरा तो नहीं कह सकते, वो भी एक स्वाभाविक ही था, भाई रिटायर हो गए तो हो गए उसको। लेकिन इस तरह से हो सकता है, मैं एक ही आदमी के साथ ऐसा हो सकता है कि उसी गेट में पहले उन्हें सैल्यूट मिलता था, और दूसरे कुछ सालों के बाद वहां सैल्यूट मिलना दूर है, गाड़ी रोक दी गई कि अब निकलो मत यहाँ से, डायरेक्टर साहब जा रहे हैं। तो इसीलिए है क्या, ये बात, ये उक्ति एकदम सही है, किसी के लिए भी सही है, समय हो बलवान बनो। और जो आप लिखती हैं जब, तो वो कैसे प्रेरणा मिलती है वो तो आपने शेयर किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिखने की वो जो प्रक्रिया है उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर लेखक की एक अलग वो होती है, कैसे लिखते हैं वो। तो आपकी वो तो जो खैर है ही, लेखन की प्रक्रिया है उसके बारे हर एक लिखने वाले के लिए एक अनुभव चाहिए, कोई भी अनुभूतियां होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए जिसको देख के कोई लिखता है। हर एक व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं व उपलब्धियों को प्रकट करने का अधिकार है, हर एक को। तो एक सजग और जीवंत साहित्यकार व्यक्तिगत रूप से अपनी सीमा से बंधा होने पर भी उसका अंतः स्फुरण, उसका अतिक्रमण भी करता है, और हरेक को अपनी विशेष प्रयास, तन्मयता और लगन से ही उसकी अपनी प्रतिभाओं को, या जो उसको लिखना है, लिखने की क्षमता उसकी प्रकट होती है। तो लेखक का यही है, उसको एक तो कुछ चाहिए, कोई विषय चाहिए, फिर उसको समझने की, इस तरह से उसको देखने की शक्ति चाहिए कि कैसे लिखा गया, कैसे लिखना है, कैसे उसको प्रकट करना है। उसी चीज को सब देखते हैं, लेकिन एक साहित्यकार अलग तरह से देखता है, कहानीकार अलग तरह से देखता है। इस तरह का एक मानव स्वभाव ही है, भगवान की एक रचना का ये विशेषता ही है। इसमें हर एक कोई वही चीजें उसको, एक को मिलेंगी तो उसका वो ऐसे प्रयोग करेगा, दूसरे को मिलेंगी तो उसका दूसरी तरह प्रयोग करेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो एक ये विशेषता संसार की विशेषता है, तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते। जिसमें क्षमता है वो उसको प्रकट कर देता है, लिख के कर देता है। कवि है वो कविता बना देता है उसी की। कोई आर्टिस्ट है, पेंटर, ड्राइंग वाला, तो वो उस तरह से चित्र बना देता है। तो ये तो अपनी अपनी क्षमता है सबकी अलग अलग। बहुत लोगों में, हर एक में कुछ ना कुछ विशेष होता है करने का, तो वो करता है अपने अपने हिसाब से। आपने जो इतने सारे अलग अलग प्रसंग शेयर किए हैं इस बुक में, तो उसमें से कुछ मजेदार प्रसंग होंगे जरूर, उसके बारे में शेयर करिए। हाँ हाँ, मजेदार प्रसंग भी है। हम लोग, वही मैंने बताया कि जब ये मेरे बचपन की, जब हमारे फादर के समय की बात है, जब वो रिटायर हो गए तो हम लोग लखनऊ में रहने लगे। तो लखनऊ में जिस घर में रहते थे वो रेलवे स्टेशन से बहुत ही पास था, और तब फोन वोन का भी इतना ज्यादा नहीं था। तो वो एक बार हमारे एक रिश्तेदार शाहजहांपुर से लखनऊ पास हो रहे, जा रहे थे मतलब करके, तो हम उनसे मिलना चाहते थे हम लोग। तो हमारे पास तब उन दोनों एक घनश्याम करके एक वो मिल गया ना, तो इतना अच्छा था वो कि बहुत बहुत अच्छे तरह सारे काम कर लेता था। तो बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ने लगी, वो अपने झूठ बहुत बोलने लगा। तो उसने एक दिन कोई आज जो हमारे रिश्तेदार आ रहे थे यहाँ से पास होने के लिए, तो वो उनसे हमने कहा कि देख के आ जाए तुम जरा,
स्टेशन पे गाड़ी लेट तो नहीं है। तो फिर आ गया वो कि नहीं, फिर हमने कहा अरे ये तो इसको बताना भूल गए कि ये गाड़ी तो छोटी लाइन पे आएगी, वो तो बड़ी लाइन, नेचुरली जिससे कहा जाएगा वो पहले तो बड़ी लाइन के स्टेशन पर ही जाएगा। तो कहने लगा कि कहने लगा देखा तो वहाँ देख के आया कि छोटी लाइन पर आनी थी गाड़ी, तो बड़ी पे गया होगा। बोला नहीं नहीं मैं सब देख आया, आज तो छोटी लाइन की गाड़ियां भी बड़ी लाइन पर ही आ रही है। मतलब वो भी इतना चालाक हो गया, पहले जब आया था इतना सीधा साधा, तो चालाकी ये सब मनुष्य को परिस्थितियां ही सिखा देती हैं, और करते करते सीख भी लेता है। जब उसे इस तरह का काम करना है तो बुधवार आना जाना पड़े, उधर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो उसने बात बना दी कि आज तो छोटी लाइन की गाड़ी बड़ी लाइन पर ही आ रही है, सब देखा है। हम लोग हंसे बिना नहीं रह सके उस चीज का। तो आपने अपने बचपन से लेके और अभी तक बहुत सारे परिवर्तन भी देखे हैं समाज में, तो उसके बारे में कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको छू गई और आपने उनके बारे में लिखा है? ये तो नैतिक मूल्यों का थोड़ा ह्रास हो रहा है। और वैसे हम जो अभी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, वो तो बहुत ठीक बात है, लेकिन इसकी आड़ में कई बार लड़कियां भ्रष्टता भी करने लगी है, इसका गलत फायदा भी उठाने लगी है। तो बहुत ही ऐसे बात, मामूली सी बात थी कि हम लोग बस से कहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में बस रुकी तो नेचुरल कॉल के लिए नेचुरली सबको जाना पड़ा, हम भी गए। तो ऐसा लगता है हाथ धो लूं कहीं, तो एक लड़की को बस में पानी की बोतल मिलती थी, वो बोतल उसके पास थी, तो मैंने उससे कहा कि मुझे जरा सा पानी दे दो, बोतल मुझे दे दो। तो बोली नहीं नहीं ये तो पीने का पानी है। लड़की थी, 21 साल की रही होगी, ये तो पीने का पानी है, ये नहीं दे सकती मैं आपको। मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा लगा कि हमारे बच्चों के बराबर की बेटी लड़की है, और इसमें इतनी अभद्रता है कि इस तरह से जरा सा पानी नहीं दे। तो वही पास में एक और महिला खड़ी थी, उन्होंने कहा लाई लीजिए, आप मुझसे ले लीजिए पानी, मुझसे ले लिया। तो मैंने उससे कहा भी कि देखिए आजकल के यंग बच्चे कैसे हो रहे हैं, कैसे हमारे देश का क्या होगा इस तरह से। पर भी वो अपनी गलती उसने नहीं मानी, उससे फिर भी बोली कि आपको मांगने की तमीज होनी चाहिए। तमीज, मैंने तो सीधे से यही मांगा था उससे, ये इसमें वो मुझे तमीज सिखा रही थी। तो इस तरह से मुझे बहुत दुख हुआ। बस में आके फिर हम लोग बैठ गए, हम लोग चल दिए। तो मैंने इससे कहा भी, तो कहने लगे नहीं तुम ये बात तो खैर ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं, सारी दुनिया नहीं बिगड़ रही। हम लोग वहां से जब जा रहे थे, बस में ही जा रहे थे, तो बहुत भीड़ थी, तो बैठने की जगह नहीं मिली। तो ये हम बड़ी मुश्किल से कोई पेटी सी रखी थी, उस पर बैठ गए ये। अब मैं थोड़ी सी सीट पे जगह मिल गई, उस पर बैठ गई। तो एक यंग आदमी जो अपनी सीट पे बैठा था आराम से, वो उठा, बोला अंकल आप यहाँ बैठ जाइए, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो तो उन्होंने बताया कि तुमको परेशान होने की बात नहीं है, सब तरह के लोग दुनिया में है। वो भी तो लड़का था, उसने अपनी सीट, अच्छा खासा बैठा था, उसने अपनी सीट हमें दे दी, और वहाँ डिब्बे पे खुद बैठ गया। तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ ये बात तो ठीक है, सब तरह के लोग सभी समय में होते हैं, और जो अच्छे लोगों से ही दुनिया चल रही है, आगे बढ़ रही है। ये भी एक अनुभव था मेरा बस यात्रा का। हाँ, आवश्यकता इसलिए यंग जनरेशन को, बच्चों को बचपन से ही उन्हें नैतिक मूल्यों की का महत्व समझाना चाहिए। ये माता पिता का कर्तव्य है, स्कूल में टीचर्स का भी है। बच्चे डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे, अनुशासनहीनता, अच्छी तरह से बात करना, बुरे वाक्यों का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि अभद्र भाषा का प्रयोग, ये भी वही बात हम अच्छी तरह भी कह सकते हैं, गाली दे के भी दे सकते हैं। तो ये सब चीजों को रोकना बहुत जरूरी है, और बच्चों में शुरू से ही अच्छी आदतें डालने से अच्छा बनेंगे, वो अच्छे राष्ट्र के नागरिक बनेंगे। वो हमारे देश का सब कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण से विश्व में उसकी नाम ऊंचा होगा। इसकी बहुत आवश्यकता है, हमें अपने देश के लिए के प्रति सम्मान होना चाहिए। इससे उसको विश्व में आज सम्मान मिलेगा, और अच्छा लगेगा कि हाँ कोई जाके भारत का है, ये भारतवासी है, ये अच्छा काम करेगा, अच्छे से करेगा। एक बार की एक घटना भी है इस तरह की, कि एक सज्जन जापान गए, तो जापान में ट्रेन में वे कहीं जा रहे थे,
तो उन्हें फल खाने की इच्छा हुई, शायद तो एक जगह उतरे वो और देखा आगे, वापस आ गए कि ये कैसे देश है, इसमें फल भी नहीं मिलते, तो बैठ गया हूँ। तभी आगे जाके ट्रेन में एक जापानीज भी बैठा था, उसने सुन लिया ये, तो वो थोड़ी सी आगे ट्रेन रुकी तो बेचारा उतरा और जाने कहाँ से जाके फल लाया और उनको दिए, खुद लाके दिए। कहने लगा कि आप कभी भी ये मत कहिएगा कि जापान कैसा देश है, वहाँ फल भी नहीं मिलते। तो इस तरह से उसको अपने देश के प्रति इतना उसके अंदर सम्मान के भाव था कि वो किसी के सुन नहीं सकता था उसके विरुद्ध कोई बात। तो ये देशभक्ति की भावना ये भी सब में जरूरी है। हमारे सभी देशवासी जब देश का सम्मान करेंगे तो देश की उन्नति होगी नेचुरली, तो इसकी भी बहुत आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों की बहुत महत्व है और जितने बच्चों को शुरू से सिखाई जाए कोई। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि एक grandmother who wrote a book and published it is with us on this Ek Samvad, and I'm so proud that you are my mother. हम लोग इस संवाद को कंक्लूड करें उसके पहले would you like to say something? एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीवन के दो पहलू हैं, भावनात्मक और विचारात्मक। तो हम हर समय एक ही पर नहीं चल सकते, इसलिए हमें ये जानने की हमें क्षमता होनी चाहिए कि कौन सी पहलू को, कब भावनात्मक को महत्व दिया जाए, कब विचारात्मक को। कभी कभी भावनात्मक निर्णय भी लेना चाहिए और ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम एक स्ट्रांग, अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए आदमी को, किसी को भी, क्योंकि बाधाएं सबके जीवन में आती है। किसी का भी ऐसा बिल्कुल ऐसा जीवन नहीं होता, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी सुख कभी दुख। तो भगवान से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें बाधा रहित जीवन नहीं मांगना चाहिए, बाधाओं को सहन करने की क्षमता, उनको पार करने की क्षमता, उनके विषय में सोचना चाहिए कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इनका हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा जीवन सुखी हो। उनको बाधाएं आने पर भी हम विचलित ना, एक अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, अंदर से मजबूत होना चाहिए, अंदर से सोचने की। भद्रम नो अपिवातय मना, हमारे मन को भगवान अच्छी तरफ ले जाए, कल्याण की तरफ ले जाए, ज्यादा और सहज और वो होना चाहिए, ज्यादा किसी अहंकार ये या क्रोध, लोभ, मोह, इन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। और सादा जीवन, उच्च विचार, ये भी एक ऊंची बात है जो कि सबको माने तो बहुत अच्छी बात है। एक इसके विषय में ये भी अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन। कोई किसी को अगर बहुत अच्छा कुछ मिल भी जाता है, अच्छा मतलब भौतिक दृष्टि से, तो उसमें उसको अहंकार तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। नम्रता से रहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, दूसरे को भी अच्छा लगेगा। तो हमें ऐसे ही जीवन अपने रखने की कोशिश करनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इसी से मैं अपना ये संवाद समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एक संवाद माँ, इट वाज वंडरफुल। आपकी पुस्तक के बारे में चर्चा करने में बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी दादी नानी की पुस्तकों की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि देर इज नो एज बार। आपने एक दादी और नानी बनने के बाद अपनी पुस्तक पब्लिश की है, तो सरस्वती की कृपा है ये। और सरस्वती की कृपा, इस भगवान की कृपा से ही सब काम होता है, ये भी हमारा एक विश्वास है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही सब कुछ करता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, जो कुछ संसार में है, विश्व में है, सब भगवान की कृपा से ही है, भगवान का ही है, यही हमें मान के चलना है, उसी को समर्पित है सब कुछ, यही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक
you for being on Ek Samvad at Arunim Ankuran. Thank you. थैंक यू, तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा आशीर्वाद, सदा सुखी रहो, Thank you. Ma. खुश रहो.